ये बीपीएससी का 69th के लिए घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 61 से क्वेश्चन। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ पे थी? वैशाली में थी। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं बज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था शामिल प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो किस में उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में। ठीक है, तो दोनों में है, इसमें बी हो जाएगा सही। और 16 महाजनपद कौन थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ठीक है, तो 63 है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का योग है, तो गुप्त युग में हुआ था, 6ठी शताब्दी में। ठीक है, और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादत्त नामक गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान दिए। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी क्या मनसबदारी व्यवस्था? नेक्स्ट है, अच्छा क्या था मनसबदारी व्यवस्था? एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी की वरीयता क्रम, वेतनमान और सैनिक उत्तरदायित्व। मतलब क्रम, वेतनमान और क्या? उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है, और सेंटेंस लिखे गए हैं। तो कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण क्या था? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो क्या होगा इसमें? कथन और कारण सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि राजकीय प्रश्रय नहीं मिला, इसके कारण नालंदा महाविहार का पतन हुआ, ये सही नहीं है। इसके अलावा और भी कारण थे। नालंदा में एक विख्यात बौद्धपीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो कब हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ठीक है, बिम्बिसार जो थे उनके टाइम 544 से 492 ईसा पूर्व तक। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज भी थी और पाटलिपुत्र भी रही है। ठीक है, तो ए और सी दोनों सही है। ठीक है, इस वंश का पहला राजा जो था वो जरासंध था। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था बृहद्रथ था, उसका राजा कौन था? जरासंध था। और गिरिब्रज को राजधानी बनाई थी। बाद में फिर उदिन ने पाटलिपुत्र को किया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज थी। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश के बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य शासन। नंदवंश की स्थापना शिशुनाग वंश को का अंत करके की गई थी। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए। कौन कौन? उग्रसेन, जिन्हें पुराणों में महापद्मनंद कहा गया, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, दससिद्धक, कैवर्त और धनानंद। ठीक है, नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन है? विशाखदत्त का है मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन भी कहा गया। 18वीं शताब्दी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। किसने लिखी? धुंडीराज ने। और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक।
ठीक है, या अभिसारिका बंधितक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद था सिकंदर के समकालीन, और उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। ठीक है, और जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी से बना था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्भकार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुम्हार से। ठीक है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान तो शिवाजी के हैं। ठीक है, अष्टप्रधान की व्यवस्था थी शिवाजी के प्रशासन में, और इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता। सबसे बड़ा पेशवा होता था, अमात्य था, मंत्री था, सचिव था, सुमंत था, सेनापति था, और पंडित राव न्यायाधीश शामिल थे। अच्छा, इनको कुछ सेनापति है जैसे उसे कुछ और भी कहा जाता था। ठीक है, जैसे जो सुमंत था उसे वाकिया नवीस कहा जाता था। इसी टाइप का सेनापति को भी कुछ और कहा जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग की विजय की थी। ठीक है, और बिंदुसार की जो विजय है वो संदिग्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। पश्चिम भारत पर, तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इससे उल्लिखित होता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुशाप्स ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनार्त और सुराष्ट्र कहा गया। ठीक है, इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था। ठीक है, 78 अशोक के शिलालेख के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्सी की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। ठीक है, वैसे और भी है, प्राकृत है, खरोष्टी है, अरेमिक है। ठीक है, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में होता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख जो है वो 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों में प्राप्त किए गए हैं। कौन कौन से 8 स्थान हैं? सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुडी और सोपारा। ठीक है, ये हैं 8 जहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, और क्या है, केवल 2 अभिलेखों सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। तो कौन कौन सी है? सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की उसकी लिपि कौन सी है? खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया ये भग्न अभिलेख सरिकुना नामक स्थान से यूनानी और अरमाइक लिपियों में लिखा गया। द्विभाषीय यूनानी एवं शीरियाई भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाहिने से बाईं ओर ये खरोष्टी। ठीक है, और इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैशन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। 81 है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धर्म का मूल ये एक नैतिक संहिता है। अशोक अपने दूसरे व 7वें शिलालेख के माध्यम से सूचना देता है कि अपासिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधे साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना,
सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल सिद्धांत में शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। तो क्या होगा, एक से अधिक होंगे आंसर ना इसके, ठीक है, तो ई हो जाएगा। और नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भ्राभु स्तंभ जो है, वैराट भ्राभु स्तंभलेख, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। पियदसी लाजा मगधम संगम अभिवादितूनम आहा अपावा धतम चा, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र से देवानाम प्रियदर्शी, अर्थात देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर, ठीक है, और राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है अर्थशास्त्र में। राजनीतिक शास्त्र का जो है, राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ठीक है। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसमें क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों अभ्यास की पुस्तक है। इसके राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंडो, मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन, कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की थी और की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। 86 है, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसने 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद, ठीक है। और इसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है कि इस मैगस्थनीज के अकॉर्डिंग दास प्रथा नहीं थी उस टाइम, ठीक है। और मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा भी अपना सकता था। नेक्स्ट है, मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप में उल्लेख किया गया है। तो मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ठीक है, समाज को, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी? तो ये इसके अननोन है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। इसमें भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली पुस्तकों का भी उल्लेख है। 89 वर्ष जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो प्रशासन का इंडिका में उपलब्ध है पाटलिपुत्र के प्रशासन का, ठीक है। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हिरण्यवंशीय शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन हो गए। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।